हेलो गाइस, यू आर वाचिंग क्यूरियोसिटीज एंड दिस इज साहिल शुक्ला। तो आप आज अपन एक नई सीरीज़ बिगिन कर रहे हैं। इसका नाम रखा है मैंने स्टोरी अनस्क्रिप्टेड। एज यू नो, हर एक पर्सन की स्टोरी रहती है, लेकिन वो स्क्रिप्टेड वे में हो तो वाइब या फिर आप कह सकते हो जो सामने वाली की अंडरस्टैंडिंग, रिलेटेबिलिटी डाउन हो जाती है। तो इसके लिए मैंने रखा है नाम स्टोरी अनस्क्रिप्टेड। तो इसी के साथ अपन शुरू करते हैं। तो सर, फिर मुझे स्टोरी तो पता है आपकी, लेकिन ऑडियंस को भी पता होनी चाहिए, तो इसलिए आपको मैंने इनवाइट किया स्टोरी अनस्क्रिप्टेड में। तो चलिए फिर अनस्क्रिप्ट करते हैं। तो शुरुआत इसकी ऐसे होती है कि एक आपका पहले ऑडियंस को इंट्रो मिल जाए, एक शॉर्ट इंट्रो हो जाए, मतलब कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई और कहाँ से आप अभी टिल नाउ। तो स्टार्टिंग की बात करूँ अगर मैं, तो 10 से शुरू करते हैं। वहाँ से सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उससे पहले तो कभी किसी को पता ही नहीं रहता क्या है क्या नहीं है, कोई गोल ही नहीं होते। तो 10th के वो बहुत ही एवरेज शुरुआत हुई थी मेरी, जिसमें क्या कहते हैं एवरेज ही बच्चा था मैं, कितना कोई स्मार्ट या बहुत बड़ा होशियार बच्चों में नहीं काउंटेबल था। तो उस टाइम पे मैं ये एम गोल्ड मेडलिस्ट बोल रहे हैं वैसे। तब तक इतनी समझ नहीं थी। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ था कि डॉक्टर बनेंगे, ये करेंगे, एक माइंड में चल रहा था ऐसा। क्योंकि एक मेरे फैमिली में एक भैया मेरे इंजीनियरिंग पे आ गए थे, तो वो मैथ साइड ले चुके थे, और मेरी सिस्टर थी वो आर्ट साइड ले चुकी थी। तो मेरे पास एक बचा था कि पीसीबी बायो वाली साइड ले लेता हूँ मैं। तो मैंने वहाँ से लिया, वहाँ से इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ। 10th से 12th वाज माई मच बेटर। वहाँ पे परसेंटेज मेरे इम्प्रूव हुए, तो और कॉन्फिडेंस लगा कि मतलब कि हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ, कि चलते हैं इसमें। तो बट हाँ, इस पे एक मतलब ये क्वेश्चन है कि 10th में मतलब आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया, घर वालों ने फोर्स आउट नहीं किया कि नहीं? घर वाले मेरे सपोर्ट में थे। वो ऐसा चाहते थे कि मैथ्स में रहूँ तो सही रहेगा, ऑप्शन में रहेगा, बट मेरा मन था कि बायो लेने का। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें जैसा मन करे, अपना तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए। साइंस मतलब मैथ नहीं ले रहे, ठीक है, हाँ भैया सक्सेसफुल है, लेकिन आप बायो लेके मतलब टेस्ट कर सकते, लेकिन साइंस में ये हाँ ये था कि साइंस का स्कोप था उस टाइम पे इतना ज़्यादा बाकी चीज़ें, हाँ बाकी चीज़ें। ये बात है 2006 की। हाँ, तब तो इंजीनियरिंग हाँ, तब ये था। तो फिर बायो लिया, फिर बायो लेने के बाद मेडिकल दिया, बट लक बाई चांस वाली बात है कि लक नहीं काम किया बायो मेडिकल में। 2 साल मैंने तैयारी करी उसमें, नीट की तैयारी। तब उस टाइम में हम लोग के टाइम पे नीट नहीं हुआ करता था, हमारे में पीएमटी चलते थे। हाँ, अब तो खैर कॉमन एंट्रेंस हो गए, बट उस टाइम पे नीट में मतलब कि अलग अलग था, हर स्टेट के अलग एग्जाम्स होते थे, सेंट्रल का अलग एग्जाम होता था, एआई पीएमटी वगैरह, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, और सीट्स बहुत कम थी। अब तो खैर बहुत, हाँ तो बहुत कंपटीशन के लेवल बहुत हाई थे, और हमारे पास 2 ही चीज़ ऑप्शन होते थे, या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल। इसके अलावा तीसरा कोई फील्ड होती नहीं थी जिसको लोग चूज़ करेंगे। आज तो खैर आप देखोगे बहुत सारे डाइवर्स फील्ड हो गई हैं, कंटेंट क्रिएशन वैसे। सही बात। तो फिर इसलिए तब किया, बट फिर 2 साल लग ट्राई किया, नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लैग कर रही थी। फिर नहीं हुआ तो ऑप्शन में एक था कि हाँ फार्मेसी का स्कोप बन रहा है मेरा, फार्मेसी ऑप्ट आउट कर लेते हैं, कि एक मतलब अच्छी फील्ड है। ऐसा लोगों ने मतलब कि काफ़ी लोगों को नहीं पता फार्मेसी के बारे में, बट जिनको पता है वो उनके लिए बूमिंग फील्ड। अगर आप इसमें अच्छे से मेहनत करके निकल जाओगे तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो, वरना तो फिर नेगेटिव प्रोज एंड कॉन्स तो हर फील्ड के होते हैं, वो वाली चीज़ थी। तो फिर फार्मेसी में आ गए, और फार्मेसी के लिए भी 2-3 ऑप्शन बन रहे थे कहाँ से फार्मेसी करी जाए। तो फिर UPTU का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, यहाँ पर तो ऐसा नहीं चलते एंट्रेंस, मतलब यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी होती है जैसे वहाँ पर उत्तर प्रदेश की। अच्छा। तो वो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कराती है बाकी हर एग्ज़ाम्स की तरह। तो वहाँ पे फार्मेसी के एग्ज़ाम्स होते हैं एंट्रेंस, तो उसकी रैंकिंग के बेसिस पे आपको कॉलेज अलाउट होते हैं। मतलब सेम लाइक आपको नीट GA, आप या PMT जैसे कॉलेजेस होते हैं, आप एग्ज़ाम दोगे, आपकी रैंक आएगी, रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलते हैं वहाँ पर। तो ऐसा मतलब कि आप ये नहीं है कि डायरेक्ट एडमिशन करा लो जाकर, वो वाला चीज़ उस टाइम पे प्रेवलेंट नहीं थी। उस टाइम पे आपको वहाँ पे भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता था फार्मेसी का। उसके बाद ही मतलब कि कुछ पेड सीट्स होती थी जो आपके मैनेजमेंट कोटे से लोग आते थे, वो अलग चलता था, वो 10% का राउंड, बाकी सबका सब काउंसलिंग के थ्रू आते थे। जनरल का जैसे अभी एडमिशन होने लगे कॉलेज, हाँ, तो उसका वो अपना एंट्रेंस एग्जाम का, जैसे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे सबके, तो वो अपना एंट्रेंस एग्जाम कराता है इसी टाइम पे। हाँ, मई में एग्जाम कराता है। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस जितने होते हैं उनके लिए। हाँ, तो उसमें अच्छी रैंक आ गई थी मेरी बहुत। तो इट वाज लाइक 431 ऑल ओवर यूपी मेरी रैंक, ऑल इंडिया में जितने बच्चे यूपी के लिए बैठे थे उसमें 431 रैंक थी। तो
मेरे को सबसे पहला कॉलेज मिल गया जब काउंसलिंग करने गया, तो जो नंबर 1 कॉलेज है यूपी का। मन की हो रही है अभी तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि अरे हाँ यार अच्छा है, हो सकता है, फार्मेसी भी कर सकते हैं ट्राई। बट मेरा मतलब कितना उस टाइम पे आप उस फेज़ में थे कि आप मेडिकल कहाँ, अपने मेडिकल के सपने सोच के रखे, थॉट प्रोसेस मेडिकल था। बट वो चीज़ होती ना कि जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है तो वो नहीं होगी, जो होना है वो भगवान ने पहले से तय करके रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही बना देते हैं। तो फिर यही हुआ, फिर गया, नंबर 1 कॉलेज था यूपी का, रामीश कॉलेज था मेरा, ग्रेटर नोएडा में था। तो वहाँ से बी फार्मा किया, तो बी फार्मा करना शुरू किया। और वहाँ पर ठीक था, सिलेबस बहुत आसान लग रहा था मुझे, क्योंकि हम लोग नीट पढ़ के आए थे, तो मुझे पता था कि सिलेबस फर्स्ट ईयर का सिलेबस तो बहुत ही कॉमन था, बहुत ही सिंपल था, कोई थोड़े बहुत नए नए सब्जेक्ट्स थे। और मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बच्चा था, मैं बोलता नहीं था क्लास में, चुप बैठा, सीरियसली बिल्कुल, मतलब टीचर। ये मेरी सबसे अलग चीज़ है कि मैं बात बिल्कुल नहीं करता था। और हम लोग के अभी 100 बच्चों का इंटेक हुआ था, तो 2 सेक्शन बना दिए गए थे, बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं होता था। बी मैं इस सेक्शन में था, बी वालों से बिल्कुल बात नहीं, थोड़े बहुत हॉस्टल में बातचीत हो जाती थी, बट मैं अपने में रहता था। तो किसी को कुछ पता नहीं चलता था हो क्या रहा है क्या नहीं है, मतलब कि इतना नहीं पता था। फिर फर्स्ट सेशनल जब हुए, तो फर्स्ट सेशनल के एग्ज़ाम्स हुए और कॉपीज़ हुई। तो ये होता है ना, जैसे कि पहला एग्ज़ाम हो गया एनालिसिस का हमारा, तो उसकी कॉपी चेक हो गई होंगी, बट अभी एग्ज़ाम्स कंटिन्यू चल रहे हैं हम लोग के। तो मुझे आज भी याद है, मेरे जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था बैठ के उस टाइम पे, सेकंड या थर्ड पेपर चल रहा होगा मेरा, एनालिसिस की कॉपी चेक हुई होंगी। तो मेरे जो एनालिसिस के टीचर हैं वो मुझे मतलब, मैं ऑडियंस को ये बता दूं कि ये सर मतलब फार्मेसी में क्या है, सब शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, तो ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो इसमें बेसिकली केमिस्ट्री रहती है, लेकिन प्योर एनालिटिक रहती है कि आप टाइट्रेशन वगैरह कैसे कर रहे हो और इसको कह सकते हैं अपन। करेक्ट। तो फिर कैरी ऑन सर। तो फिर उसके बाद मतलब कि शक्ल से नहीं जानते थे, अब उन्होंने कॉपी चेक करी होगी, तो कॉपी में जो भी हुआ हो खैर, अब उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया, मतलब कि क्लास में, मतलब वो इन्विजिलेटर थे उस दिन, तो पूछने लगे शशांक तिवारी कौन है। तो फिर बच्चों ने बताया, मुझे लगा धीरे धीरे तक मेरे पास है, मुझे लगा पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया। तो फिर बच्चों ने पूछा सर क्या हो गया, कहने लगे शशांक तिवारी जो है उसके 30 में से 30 नंबर आए हैं एनालिसिस में, पहला ऐसा बच्चा है जिसके एनालिसिस में पूरे नंबर आए, कौन है। फिर ये बात तो ये होती है ना, वर्ड ऑफ माउथ वाली फैलती चली गई, या फिर सब बी सेक्शन तक को पता चला कि एक लड़का है उसके 30 में से 30 नंबर आए एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट में। अब फिर मुझे देखने आते थे कौन है, फिर वहाँ से थोड़ा सा लगा कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरा है, ब्रेक होने लगा, इंट्रोवर्ट नेचर ब्रेक होने लगा। और फिर फ्रेंड्स होते हैं, फिर लोग आपसे पूछने लगते हैं, आपकी हेल्प लेने लगते हैं, फिर लोगों को लगता है क्योंकि थोड़े से टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें नए सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ऐसे नए होते हैं जो नई बच्चों को समझ में आते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो दे वांट कि कोई इनकी हेल्प करे। क्लास में हेल्प होती है, बट आप चाहते हो कि आपकी कोई फ्रेंड भी हेल्प कर दे, समझा दे। तो उस तरीके से फिर मैं थोड़ी सी फेमस होना शुरू हुआ। फिर वो जर्नी वहाँ से जो शुरू हुई, फिर वो बढ़ती चली गई। अच्छा, वहाँ से मतलब उसकी टीचिंग की फाउंडेशन तो टीचिंग की तो नहीं थी, वहाँ पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था मुझे। बट ये है कि यहाँ पढ़ाना बच्चों को शुरू कर दिया था मैंने, क्लास के ही बच्चों को पढ़ा दिया करता था बैठ के। तो फिर रैंक्स आने लग गई यूपी में। हम लोग के यहाँ ये अच्छा होता था यूपी 2 में कि जैसे एंट्रेंस एग्जाम करता है वो हर साल अपनी मेरिट लिस्ट निकालता है। अच्छा, मतलब जो भी एफिलिएशन हो गए, जितने भी कॉलेज होते हैं अराउंड, अगर 1000 कॉलेजेस हैं यूपी से एफिलिएटेड है, तो वो पूरी रैंक निकालते टॉप 10 कॉलेजेस या टॉप 10 बच्चों की जिन्होंने ओवरऑल स्कोर किया टॉप 10 यूपी में। आपके कॉलेज से मेन रैंक आती थी कि पूरे यूपी से रैंक आती थी। अपनी जो मेन यूनिवर्सिटी होती थी, जैसे यहाँ की RGPV है टेक्निक है, तो वो पूरी लिस्ट जनरेट करती थी कि ये टॉप 10 बच्चे हैं आपके फार्मेसी के इस ईयर के। तो उसमें मेरी रैंक आना शुरू हो गई, तो और फेमस होने लगा, मतलब टॉप 3 में आ गया मैं, टॉप 2। एक बार तो मेरी मुझे याद है 4th सेमेस्टर सेकेंड ईयर में इट वॉज सेकंड रैंक पूरे यूपी। हाँ, अल्लाह फार्मेसी में कह सकते। तो फिर मैंने कहा कि किंग तो नहीं खैर, हाँ बट हाँ कुछ अचीवमेंट था अच्छा। तो फिर वहाँ से ये कि आपका ये चीज़ें जो होती है ना, ये वाली जो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड करती हैं, तो उसने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड किया। एंड देन वो चीज़ बढ़ती चली गई। फिर समझ में आया कि फार्मेसी इज़ नॉट, मतलब बीटेक बी फार्म की डिग्री इनफ नहीं है, आपको हायर एजुकेशन की ज़रूरत है इस फील्ड में थोड़ा सा बढ़ने के लिए। इस पर क्वेश्चन है, ये बात है ना, सब फार्मासिस्ट को सेकेंड ईयर या 4th मतलब 3rd सेमेस्टर के बाद के सरप्राइज बोलते कि फार्मेसी की डिग्री सिर्फ वो नहीं है आपको ऐसे। मैं पर्टिकुलर इंडिया की बात करूँ तो इसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं इस डिग्री को, तो ना इसका जो एक रियल वैल्यू है वो निकल नहीं पाती। तो इसलिए जो इसकी जो फील्ड्स हैं डिफाइंड, प्रोफेशनल फील्ड्स हैं, कहाँ पर बंदा काम कर सकता है, वो चीज़ डिफाइंड नहीं है। और उसकी क्या वर्थ भी नहीं है यहाँ पर, मतलब इतना वैल्यू नहीं देते आप। अगर देखा जाए तो उसको वैल्यू दो उस काम की, क्योंकि इतना अच्छा काम है हम लोग का, नोबल प्रोफेशन में है, हम लोग मेडिसिन बना रहे हैं, तो वो एक बहुत रिस्की जॉब है। तो इसके लिए हाईली पेड सैलरीज होनी चाहिए, जहाँ मुझे लगता है, बट जो इंडियन गवर्नमेंट में नहीं है, नहीं यहाँ पे किया गया है, तो इस वजह से वो। और
अब मैं ऐसा समझता हूँ कि बी फार्म जब करते हैं हम लोग इतनी प्रोफेशनली स्ट्रांग नहीं होते, आप प्रैक्टिकल इतने स्ट्रांग नहीं होते कि आप इतनी ज़्यादा ड्रग हैंडलिंग कर सकते हैं। तो इसलिए इसलिए यहाँ पर बी फार्मा के कोर्स में आपको मास्टर्स करना एक ज़रूरी हो जाता है ताकि आपको एक्सपर्टीज़ हो जाए, बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद द पीपल्स लाइफ। आप ड्रग्स बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ गड़बड़ हो गई तो वहाँ पे आपकी मतलब ये है कि इंजीनियर एक थॉट था, मतलब एक डॉक्टर ने बोला था जो ऐसा था कि अगर आप डॉक्टर हो और इंजीनियर हो, बेसिक डिफरेंस ये है कि इंजीनियरिंग अगर एक नट ढीला कर दे तो एक मशीन खराब होगी, लेकिन गलती से अगर एक डॉक्टर एक नस खराब कर दे तो पूरा इंसान मतलब जिंदगी से खेल रहा, तो उसमें वही चीज़ है। तो इसीलिए एक आपको ना एक साउंड नॉलेज, एक आपका माइंड में आपका एक्सपर्टीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, आप किस काम के लिए काम कर रहे हो। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हायर एजुकेशन ज़रूरी है बहुत। बी फार्म इज़ नॉट इनफ। आप छोटे मोटे कामों के लिए कर सकते हो, बट आप तब भी हर चीज़ के लिए साउंड नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आपको एक प्रोफेशनल एक होता है ना, प्रैक्टिकल पार्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक थ्योरी वाले काम से इसमें नहीं काम चलने वाला, प्रैक्टिकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और वो प्रैक्टिकल बिल्डअप यहाँ के शायद करिकुलम में ऐसा है, अब शायद थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहे हैं, रिसर्च आप बी फार्म में डालने लग गए हो, बट सारे कॉलेजेस ने नहीं ऑप्ट किया है रिसर्च को। वो धीरे धीरे हो पाएगा, बट हाँ काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं तो उन्होंने रिसर्च को बी फार्म में भी ऑप्ट करवा दिया, तो इससे बच्चों को एक ना प्रैक्टिकल नॉलेज, रिसर्च वाली नॉलेज मिल जाती है। तो बट आई वुड से कि हाँ भाई हायर एजुकेशन का ज़माना आ चुका है। आज से मैं अगर देख पा रहा हूँ, अगर मैं देखूँ आज से 5-10 साल में आपको हायर एजुकेशन मैंडेटरी कर देंगे मल्टीनेशनल कंपनीज़ वगैरह, तो आपको अच्छी सैलरी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए अपने आप को अपग्रेड करने में कोई बुरी बात नहीं है। 4 साल बी फार्म कर लिया आपने, अगर ग्रेड ले लिया तो 2 साल का मास्टर्स कर सकते हैं आप, दैट इज़ गुड। तो फिर वहाँ से फिर हुआ, फिर जब समझ में आया कि मास्टर्स करना ही करना है तो फिर क्यों भाई अपने पैसों। ईयर में समझ आया था आपको? ये मुझे सेकेंड ईयर के बाद समझ में आ गया था, थर्ड ईयर में, फिफ्थ सेमेस्टर में समझ में आ गया था कि हाँ भाई मास्टर्स ज़रूरी है। और उस टाइम पे बहुत हम लोग सीनियर्स को देखते थे अपने, कह रहे वो जी पैड निकाल रहे हैं, जी पैड का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत टफ है और नहीं निकलता, बहुत कम लोगों का निकलता है। नाइपर्स सुना था तब मैंने नया, तो फिर सोचा कि चलो इनको ही ट्राई करते हैं। मतलब कि इतना था, ये चीज़ ऐसी है कि मतलब मैं बताऊँ कि एक मास्टर्स अपने पैसों पे करना, एक मास्टर्स गवर्नमेंट के पैसों पे करना, हमारे पास 2 ऑप्शन मिले थे। तो मैंने कहा था भाई क्यों ना मैं गवर्नमेंट के पैसों पे मास्टर्स करूँगा, मैं क्यों भाई अपना पैसा लगाऊँ जब गवर्नमेंट पैसे दे रही है। कुछ ऐसा है कि जी पैट कुछ ऐसा होता है कि जैसे आप कैट देते हो एमबीए के लिए, तो वो गेट देते हैं बीटेक, हाँ एमटेक्स के लिए, मास्टर्स के लिए बीटेक के लिए होता है, वैसे ही जी पैट होता है फार्मेसी के लिए। सिमिलर ये रहता है, बस उसमें ये रहता है कि फार्मेसी एक पर्टिकुलर आप उसमें चूज कर। इनिशियल पॉइंट में हाँ, अगर मैं बात करूँ कि 2010 से पहले वाले की बात है तो उस टाइम पे हम लोग गेट ही दिया करते थे। हाँ। इसको अलग नहीं किया गया था जी पैड को। अच्छा, बायफर हाँ, गेट वालों में ही हम लोग को गेट का ही फॉर्म भरते थे, फार्मेसी वाले पे उसमें फार्मेसी का सब्जेक्ट डालते थे वो लोग। बट फिर इसको फार्मास्यूटिकल डिवीजन ने अपने इंडिया में जो पीसीआई वगैरह ने उनको किया कि नहीं भाई बहुत बड़ी फील्ड है, इसको सेपरेट करने की ज़रूरत है, फिर वहाँ से जी पैड अलग कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से ये 2008-9 की बात होगी, ऐसा होगा। मतलब कि मैं जब नया 2010 में एनरोल हुआ था तब मुझे पता है 1 या 2 साल हुए थे जी पैड हुए, तब जी पैड शुरू हुआ, तो उससे पहले लोग गेट दिया करते थे। अच्छा, मतलब इनिशियल स्टेज मतलब बना ही था। तो उससे उस टाइम पे वो वाला होता था कॉम्बो, जो रिटर्न वाला होता था सब्जेक्ट, OMR शीट वाला होता था। फिर मैं जिस साल मैंने दिया था जी पैड 2014 में, उस टाइम से वो आपका ऑनलाइन वाला हो गया था, ऑनलाइन मोड पे चला गया था और सीधे हम लोग को कंप्यूटर बेस्ड करते थे हम लोग। फिर आपने मतलब जैसे मैं भी मतलब कॉलेज ही आ रहा हूँ सर, इतना मतलब एकेडमिक प्रेशर रहता है, असाइनमेंट्स, मिड सेम और बहुत सारे मतलब वो रहते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन अराइज, जनरल क्वेश्चन है कि आपने मतलब मास्टर्स के लिए प्रेप कैसे करी? हाँ, वो चीज़ वही देखो, जब मैंने सिलेबस देखा जी पैड का तो मुझे समझ में आया कि सिलेबस सारा आपका वो 4 ईयर्स का ये सिलेबस है। हाँ, तो आप जो इतना 4 साल में पढ़ रहे हो उसी को वही सब चीज़ें आपको उसमें नज़र आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसी के साथ साथ ही करता रहूँ, मतलब जो सब्जेक्ट रैंक आ गई है तो फिर एक जी पैड में रैंक भी बनती है। सही बात है। तो बट इतना सर फिर जी पैड की स्टोरी चल रही थी, लेकिन ये बताइए कि उसमें आपने प्रिपरेशन फिर भी ये रहता ना कि रात को करी, या फिर एक टाइम टेबल आपका शेड्यूल कैसे डिफरेंशिएट हुआ, या फिर उसमें क्या चेंजेस आने लगे? वही चीज़ कहते हैं ना कि जो आप प्लान करते हैं वैसा होता नहीं है। हाँ। अब हमारे टाइम में ऐसा क्या हुआ कि इनिशियल फेज़ पे जब जी पैड होते थे वो आपके मई में या जून में हुआ करते थे उस टाइम पे। तो जब वो हुए, हम लोग के टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया, कंप्यूटर बेस कर दिया। और हम लोग ने जैसे कि बच्चों का होता है, हम लोग गए अपने सर के पास, प्रिंसिपल के पास कि भाई हम लोग को वो चाहिए, क्या कहते हैं, छुट्टियाँ चाहिए, प्रिपरेशन लीव चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई कि 8th सेमेस्टर में होता है आपका, तो हम आपको 7th से आ जाओ, 8th में हम आपको लीव दे देंगे। तो हम लोग एग्री कर गए इस बात पर, भाई ऐसी भाई क्या बात है। अब जैसे ही नवंबर आया तो उसमें आया कि इस बार जी पैड फेब में होने वाला है। तो हम लोग के पास तो टाइम ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने कहा था 7th सेम के पेपर देने थे दिसंबर में, 7th सेम के पेपर दिए। मेरे पास हार्डली मुझे लग रहा है 10 या 15 दिन थे तैयार करने के लिए जी पैड के लिए। तो वही चीज़ है, फिर जी पैड का
जो भी था अब तो भगवान भरोसे था कि अब जैसे भी होगा देखा जाएगा। फिर दिया जाके जीपैट, लकीली आउट ऑफ 100 स्टूडेंट हम 6-7 बच्चे थे, जीपैट निकल गया। फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई, BHU भरा, नाइपर भरा, ये सब कुछ किया। फिर नाइपर में रैंक आ गई, नाइपर की रैंक ज़्यादा। BHU मतलब पहले गेट वो जो चेंज होता है उसमें रिसीव करने लगा था जीपैट का स्कोर। हाँ, पहले बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे करते थे, ICT टाइप के। ICT मुंबई बहुत नोन कॉलेज है, BHU बहुत नोन कॉलेज है पुराने। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जीपैट की रैंक पे ही दे देते थे, मतलब वो अपना एक्सटर्नल खुद का एग्जाम नहीं लेते थे, एंट्रेंस कॉर्नर। तो वहाँ के लिए अच्छा था कि आप जीपैट में अगर 100 रैंक ला रहे हैं तो जीपैट में या BHU में भी आपका हो जाएगा, ICT वगैरह में हो सकता है 150 वगैरह में। और फिर नाइपर अपना, उस टाइम में नाइपर अपना एंट्रेंस खुद का लेता था, तो लोग नाइपर के लिए एक्स्ट्रा तैयारी, जिनकी जीपैट में अच्छी रैंक नहीं आती थी तो वो नाइपर के लिए अच्छी तैयारी करते थे कि बाई चांस। ऑडियंस को बता दूं कि नाइपर एक आप कह सकते हो MBA का IIM कह सकते हो, जिधर पे आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होती है और बेसिकली टॉप इंस्टीट्यूट मतलब जो टॉप 50 टॉप 100 इंस्टीट्यूट रहती है ना, उसमें नाइपर आता है फार्मेसी पर्टिकुलर के लिए। और मास्टर्स के लिए अगर आप नाइपर कर रहे हो तो ऑलरेडी वेल नोन ब्रांड है। तो नाइपर, हाँ, क्योंकि ये टोटल 7 नाइपर हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो और अब ऑटोनोमस हो गए, रिसर्च उनकी बहुत अच्छी है। तो आप, मुझे तो लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट, अगर आपको मास्टर्स परस्यू करना है तो आपको नाइपर से करना ही चाहिए, बहुत अच्छी रिसर्च कराते हैं। तो वहाँ पर हो गया था, स्कॉलरशिप मिलने लगी गवर्नमेंट की तरफ से, हर महीने पैसे आ जाते थे मेरे पास, तो अपने महीने अपनी पॉकेट से फीस भरना, घर से डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म। आप रेंज बता सकते हो स्कॉलरशिप की कितनी प्रोवाइड होती थी? इनिशियल जब हम लोग ने ज्वाइन किया तब हम लोग को 8,000 मिलती थी महीने की, तो 8,000 मिलती थी। बट उसके बाद ये हमारा लगता कि जैसे हम लोग 6 महीने हुए हम लोग की स्कॉलरशिप बढ़ा दी, 12,500 कर दी, तो वो हम लोग को 12,500 मिलने लग गई। फिर तो अच्छा था, काफ़ी सेविंग में था, मतलब सेविंग तो नहीं है ऐसे, जब खर्चा भी नहीं, बस ये है कि समझ लो कि अपनी फ़ीस वगैरह खुद भर, हाँ फीस वगैरह खुद भर लिया, अपने घर से डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई। फिर वहाँ से बढ़े तो नाइपर्स का टैग इतना अच्छा होता है कि आपको जॉब अच्छी लग जाती है, तो मेरी जॉब अच्छी लग गई बहुत, कैंपस के थ्रू। सन फार्मा में मुझे लगी थी पहली जॉब। जैसे मेरा मतलब ये फिनिश हुआ था मेरा मास्टर्स जून में, और जुलाई से मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, तो मैं चला गया सीधे बड़ौदा में। स्पार्क सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी है, बहुत बढ़िया रिसर्च करती है R&Ds पे, तो मेरा एक्सपर्टीज़ था उन सब पे चीज़ों पे, तो उन्होंने ले लिया मुझे। फिर वहाँ रिसर्च करी बैठ के काफ़ी साल, 2-2.5 साल। फिर समझ में आया मुझे कि PhD करना चाहिए, अच्छा ग्रोथ के लिए। एग्जॉस्टेड फील नहीं हुआ जैसे नहीं। मास्टर व्यक्ति, जैसे मैं कुछ 4 साल कर चुका हूँ और मतलब ऑलमोस्ट 4 साल करा नहीं है उस फेज़ में, तो एक एग्जॉस्ट फील आता है, जैसे होता है। अपन कह सकते हैं कि मास्टर्स में भी मतलब घर वाले अगर फोर्स कि जॉब करने का टाइम हो गया, बहुत हो गई पढ़ाई, अब कितनी करनी। तो ये चीज़ें क्या कहते हैं होती है, मेरे साथ भी हुई थी बहुत, कि मुझे था कि मैं PhD नहीं करनी। मास्टर्स करने के बाद देखो, जब आप, मेरे को मास्टर्स में गोल्ड मेडल मिला, तो गोल्ड मेडल, हाँ, तो गोल्ड मेडल मिलने के लिए गोल्ड मेडल मतलब कैसा, जैसे कि मुझे BSc का तो पता है 80, जैसे मेरी मौसी भी है मतलब गोल्ड मेडलिस्ट है उसमें MA में, तो उनका तो ये था कि अगर आप 85% से अब आप लेके आओगे ऑल ओवर डिग्री में तो आपको गोल्ड मेडलिस्ट कहलाते थे, तो वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है। तो आप मतलब हम लोग के यहाँ ब्रांच वाइज होता है, जैसे कि आप मास्टर्स स्नाइपर कराते हैं, तो जो आप, मेरी सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में मैंने टॉप किया, तो वो जो टॉप करना था तो वो चीज़ मेरी, वो गोल्ड मेडल मिलता है। वो आपकी ओवरऑल रैंकिंग देखते हैं कि पूरे इंस्टीट्यूट में, मतलब कि हम लोग 3 ब्रांचेस के बच्चे थे अपने, केमिस्ट्री के थे, सूटिक्स के थे, इकोलॉजी के थे, तो उन सब में सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे थे। अच्छा। तो इसलिए मुझे गोल्ड मेडल मिला, वो गोल्ड मेडलिस्ट मतलब टॉप करना, हाँ ओलंपिक में जैसे होता है, हाँ, जैसे टॉप पोजीशन है, हाँ, तो फर्स्ट वहाँ पे भी रैंक। गोल्ड सिल्वर चलता है आपका। अच्छा। नाइपर्स में आपको गोल्ड या सिल्वर मेडल मिलता है, फर्स्ट वाले को गोल्ड, सेकंड वाले को सिल्वर। अच्छा, जैसे मतलब ऐसा 85% वाला नहीं, ऐसा अब वो चेंज हो गया, लेकिन वो बहुत टाइम पहले था। जैसे मौसी का अभी मुझे कोई मतलब ऐसा हर जगह की फील्ड का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, कॉलेजेस अलग रहते हैं तो उनका क्राइटेरिया अलग होता है। जैसे कि 75 पे ऑनर्स की डिग्री दे देना, वो अलग चीज़ होती है। लोग BSc वाले 1 साल करते हैं अलग से, तो उनको ऑनर्स की डिग्री मिलती है। हम लोग में अगर 75% ले आए आप, तो आपको B.Pharm विद ऑनर्स मिल जाता है, आपको अलग से ऑनर्स लग जाता है हम लोग में। तो यही सब है। तो जब गोल्ड मेडल मिलता है तो इंडिया में एक स्कॉलरशिप होती है इंस्पायर करके, वो स्कॉलरशिप ऐसी होती है कि टॉपर्स के लिए होती है, गोल्ड मेडलिस्ट के लिए। उसके लिए फिर आपको कोई भी PhD के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं करना पड़ता, आपको डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। आप अपना गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट दिखाइए एंड यू विल बी थ्रू, आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा किसी भी नेट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट में, CDRI CSIR टाइप्स के सारे। आपने मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मतलब कि जैसे ये था कि मैं पूछने वाला था कि PhD के लिए स्कॉलरशिप लगती है, तो उसी के लिए आपने कोई एग्जाम प्रिपरेशन की थी कि, तो वही मतलब आपने ऑलरेडी, हाँ, मतलब कि था कि जैसे कि इंडिया में जैसे आपको PhD करनी था, आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ता है PhD के लिए। तो बट ये इसमें ऐसा था कि 6 अगर आप मतलब, बट ये इसकी कंडीशन थी इंस्पायर की कि आपको 6 महीने के अंदर रिजल्ट आपका आया
गोल्ड मेडल वाला, उसके 6 महीने के अंदर आपको एनरोल करना पड़ेगा, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी PhD वाली ये, वरना ये नहीं मिलेगी। डिसीजन टाइम एक ड्यूरेशन रहता है आपको बोले। तो बट उस टाइम में इतना तुमने आ रहा क्वेश्चन था कि एग्जॉस्ट नहीं हो जाते पढ़कर, मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया था पढ़कर। मैंने कहा था मुझे नहीं पढ़ना, और मेरे हाथ में जॉब थी सन फार्मा की, तो मैंने सोचा कि क्या करना है, जॉब लग तो गई ये करते हैं। और सैलरी पैकेज कितना था? सैलरी पैकेज इस टाइम पे मतलब कि सन फार्मा वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड वाला, तो उस टाइम पे उसने मेरे को शायद 4 का पैकेज दिया था इनिशियल पॉइंट में, बिकॉज फ्रेशर थे हम लोग और इतनी बड़ी MNCs में गए थे हम लोग, तो वहाँ पे वो लोग थोड़ा सा चेक करते हैं कि हम लोग, क्योंकि वो MNC का काम बहुत ही टफ रहता है, तो वहाँ पे बेसिक रिसर्च करनी थी। मेरे कुछ शायद डिग्रेडर्स बना रहा था मैं, बहुत अच्छे क्या कहते हैं कैंसर के ऊपर प्रोजेक्ट था, तो बहुत ही यूज़फुल प्रोजेक्ट था, तो इसलिए मैंने कहा कि मेरे को सीखने को बहुत मिलेगा, और वो हाईएस्ट पेड था उस टाइम पे। हम लोग के टाइम पे बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं देते थे, तो बट मुझे था कि हाँ मेरे को मिल रहा है तो कर लिया, और मैंने इंस्पायर की स्कॉलरशिप ठुकरा दी थी उस टाइम पर। अच्छा। क्योंकि मुझे नहीं करना था और मेरे हाथ से जा चुका था। फिर 2 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं यार, इस फील्ड में रहना तो मुझे PhD करना ज़रूरी है। जब पछताए हो गया जड़िया, तब फिर नेट निकालने वाली बात आ गई। मैंने कहा नेट तो यार अब मेरा एक्सपर्टीज इतना नहीं है, टफ हो जाएगा, क्योंकि आप जब जॉब करते हो आपको पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल। वो एक हैबिचुअल भी हो जाते हैं ना, आप एक बॉडी मतलब रजिस्ट करने लगती है। स्टूडेंट तो रहते कि रात को 2 बजे भी जग के पढ़ाई कर ले, क्योंकि आपका जॉब टाइम इस पे आप छुट्टी नहीं ले सकते, उसमें आपको फिक्स करना है, जनरल टाइमिंग में आपको जाना है। एक कोट चलता है कि सैलरी इज अ ड्रग टू गिव इन यू टू फॉरगेट योर ड्रीम्स। करेक्ट। तो वो चीज़ होती है, और फिर आप एक बार आपका फेज ना ग्रोथ। ड्रग कैसी मतलब उसका स्वाद मुझे तो पता नहीं है, मैं तो स्टूडेंट। नहीं बहुत अच्छा रहता है, आप जब खुद से कमाते हो, फैमिली को सपोर्ट करते हो, फैमिली के साथ घूमते हो, बहुत अच्छा लगता है। एक फाउंडेशन भी लग जाता है ना, एक वो लग जाता है। हाँ वो चीज़ है कि लग जाता है, और थोड़ा सा आपके अंदर समझदारी आ जाती है। पेरेंट्स भी सोचने लगते हैं, फिर समझदारी भी आ जाती है, आपको समझते हैं कि वैल्यू, पैसे की वैल्यू आपको रियल समझ में आती है। जब होता है ना, जब आप व्हेन यू अर्न देन ओनली यू रियलाइज किया कितना वैल्यू होती है, दाल का भाव। सही बात। तो ये चीज़ें थी, बट फिर मेरे हाथ से निकल चुका था। फिर मैंने सोचा कि यार बाहर से ट्राई करते हैं। बाहर कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देने पड़ते बाहर के लिए, और मुझे कहीं से पता चला कि ऐसा भी है, बाहर ट्राई करो, एंड देन आई ट्राइड, और लकीली मेरा न्यूजीलैंड फॉरेन का आपको, जैसे फॉरेन का आप बता रहे हैं, तो फॉरेन का आपको इन्फॉर्मेशन इस टाइम तो इंटरनेट है, तो बंच ऑफ वो है, तब थ्रू फ्रेंड्स पता चलता था, जो फ्रेंड्स बाहर चले गए या वो एग्जांपल कोई ने सेट कर दिया। तो मेरा एक फ्रेंड था सन फार्मा में, हैरी, वो चला गया था न्यूजीलैंड, तो उसने मुझे फिर 1 साल बाद अप्रोच किया दैट हाँ कि शशांक यहाँ पे पोजीशन है, तुम अप्लाई करके देखो, हो सकता है तुम्हारा हो जाए। कहाँ पे मतलब? न्यूजीलैंड में मैसी यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पर एक सुपरवाइज़र हैं गैरेथ रॉलेंड्स, तो उन्होंने उनके थ्रू कि आप उनसे बात करके देखो कि ये मीज मेल ID, मैंने उससे बात की, अपना पूरा CV वगैरह भेजा, उनको पसंद आया मेरा प्रोफाइल, इंटरव्यू लिया मेरा। किस ईयर में थे मतलब? ये बात है 2018 की, प्री पैंडेमिक वाले आ रहा था, मतलब बम गिरने वाला है बस। बम गिरने वाला। तो फिर उनको पसंद आया मेरा, फिर वी ट्राइड फॉर स्कॉलरशिप, और मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, तो मेरी जो PhD हुई बिल्कुल। स्कॉलरशिप कितने % मिली थी आपको? पूरी फुल स्कॉलरशिप थी, जिसमें उन्होंने फुल फ़ी पे करते थे मेरी, और साथ में मुझे रहने खाने का पैसा भी देते थे, वहाँ पर सपोर्ट करते थे, फुल सपोर्ट। तो मतलब आप उसकी बोल रहे हो ना, तो कितने डॉलर में? डॉलर्स में बात करूँ तो मैं $25,000 मिलता था मुझे खुद का पर मंथ, पर ईयर का मिलता था, तो ऑलमोस्ट ऑल 1 लाख रुपए आता था महीने का मेरा। 2000 वो मेरी खुद का रहने का होता था। पार्ट टाइम जॉब नहीं करी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, पैसा ही इतना स्कॉलरशिप रहता था, और बाकी रिसर्च करते रहो अपना। वहाँ की रिसर्च थोड़ी अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च होती है, यहाँ की तरह नहीं कुछ करना है, आप अपने तरीके से करो। तो वहाँ का ये बहुत अच्छा है कि आप अपनी तरीके से रिसर्च कर सकते हो, आपको एक फ्री हैंड मिल जाता है। मतलब वहाँ के सुपरवाइजर्स कहते थे कि भाई आपकी रिसर्च है, आप करो, मुझे बस आउटपुट ला के दो, कोई सजेशन चाहिए मुझसे ले लो। हाँ, बट मैं ज़्यादा फोकस नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है, पीछे नहीं है, एक लैब में 2 या 3 बंदे। यहाँ पर आप इंडिया में देखोगे एक लैब में 10-10 बंदे, तो वो कॉम्पिटिशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो वो कॉम्पिटिशन कम हो गया, टाइम बच गया मेरा, 3 साल में रिसर्च हो गई मेरी पूरी। तो इस तरीके से वैसे PhD 4 साल की, मतलब 5 साल, ऑफिशियली 5 साल की होती है, US वगैरह में 5 साल की कराते हैं लोग, इंडिया में भी 5 साल का। उनने कहा था मतलब जैसे जो था कि 4 से 5 साल। हाँ, 4 से 5 साल। नाइपर्स वाले अगर कराते तो वो 4 साल में कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। तो वो PhD 3 साल में PhD मतलब बहुत एक वो रहता है ना कि एज टाइम देते हैं आपको, बाई चांस नहीं हो पा रही। जैसे मैंने भी बीच में एक टाइम लिया था 1 साल, जैसे कि कोविड आ गया था, मैं नहीं आ पाया था, तो मैंने 1 साल का गैप ले लिया था उसमें। गैप ले सकते? हाँ आराम, 6 ईयर्स 7 ईयर्स डालते हैं कि मैक्सिमम 6-7 ईयर्स में कंप्लीट होनी चाहिए आपकी PhD। अच्छा, एक मैक्सिमम। हाँ, जैसे यहाँ पे भी लिमिट होती है कि आपके 8-10 साल, मतलब आप अच्छे से कर रहे हो, अगर नॉन आप वैसे कर रहे हो, मतलब रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो आप, यहाँ पर भी इंडिया में भी टाइम बाउंड रहती है, 6 या 7 साल में आपको कंप्लीट करनी है आपकी PhD, वरना फिर वो नल एंड वॉइड हो जाती है।
हाँ तो वो प्रोजेक्ट होने का वो तो हाँ वो एक्सपायर वाला वही वैलिडेशन आजकल इतनी बुरी थी तो इतना तो खैर नहीं करता तो ये है कि टाइम भी बच रहा था, पैसे मिल रहे थे, अच्छे पैसे मिल रहे थे। भाई आप इंडिया में कंपैरिजन करोगे तो इंडिया में कम रहता है रेट, 25,000 से $25,000। हाँ तो ये वाली चीज़ हो गई थी काफ़ी, तो किया, घर वालों ने सपोर्ट किया तो कर लिया, PhD भी हो गई, एकेडमिक्स भी आ गए, सब कुछ हो गया। फिर आप जैसे अब आप इंडिया में हो तो इंडिया आने का मतलब उधर पे आपको ऑफर किया था उन्होंने जॉब? ऑफर रहता है बट थोड़ी चीज़ें वो मुझे थोड़ी सी और लगी वहाँ की। एक तो अपनी अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट होती है हम लोग की, वेस्टर्न कल्चर इज़ वेस्टर्न कल्चर, हम लोग का कल्चर नहीं होता। के बाद वो रिलीज कर देते तो उनके जो नॉर्म्स थे वो मतलब आप इंडिविजुअल अगर रह रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप फैमिली के साथ सपोर्ट में रहने वाले हो फैमिली को, तो वो चीज़ नहीं है। एजुकेशन अच्छा नहीं है आपका वहाँ का, प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ अगर मैं, हायर एजुकेशन बहुत अच्छा है बट प्राइमरी लेवल पे बच्चों को इतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं वहाँ पर, इतना नॉलेज नहीं देते जितनी हम लोग की बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। वो चीज़ मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस करी। हाँ CBSE एक जनरल मान ले फाउंडेशन खड़ी कर देते, फिर अपने इधर उल्टा है 22 वर्ष का। हाँ अपने यहाँ फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, तो हम लोग, मैं जब वहाँ पे देखता था बच्चों को जो मास्टर्स बच्चे करने आते थे, प्रोजेक्ट्स करते थे हम लोग, तो वो सब की बेसिक नॉलेज ही नहीं थी उन लोगों को, उनको 12th की नॉलेज नहीं पता थी, उनको 12th की केमिस्ट्री नहीं आती थी। 12th बेसिक जो अपन बेंजीन और जो एरोमेटिक अमीन्स वो हायर एजुकेशन समझ देख देख के सीख लेते थे, बट वो उनको बेसिक ये क्यों हुआ कैसे वो चीज़ नहीं पता रहती। फाउंडेशन बहुत। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा वहाँ पे जो फैमिली वाले अच्छे अच्छे पोजीशन पे थे, बट उनके बच्चों के करियर की वजह से वो लोग छोड़ के चले गए न्यूजीलैंड वगैरह। और इंडिया के काफ़ी लोग सपोर्ट नहीं कर, मतलब चाहते नहीं कि उनके बच्चों के जो अच्छा पेरेंट होगा, जो चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़े लिखे, तो वो नहीं, मुझे नहीं लगता वो रुकते होंगे बाहर। ये ड्रॉबैक मुझे लगा वहाँ का, तो इसलिए। और बाकी कल्चर बहुत अलग है, कल्चर डिफरेंस इतने ज़्यादा है अपने आप में एक, तो मैं इतना ज़्यादा लाइन नहीं कर पा रहा था उन कल्चर में। इधर तो रिश्तेदार कभी भी चाचा मौसी आ जाते हैं, इधर पे तो कोई से लेना देना ही नहीं। वहाँ लोगों को बच्चों को अपने पेरेंट्स से मतलब नहीं, पेरेंट्स को अपने बच्चों से मतलब नहीं, तो वो चीज़ मेरे माइंडसेट में नहीं, हम लोग के माइंडसेट में नहीं सकता। मेरी मम्मी तो अभी भी फ़ोन करके बोल देती है कि खाना खाया कि नहीं खाया, जबकि मैं बाहर रह रहा हूँ तो भी। तो वही चीज़ है, तो वो चीज़ें नहीं लगी समझ में। इससे अच्छा है इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कम थोड़ी ना, अगर आप देखो, बट बात ये देखिए आपकी ये फील्ड थोड़ी सी स्ट्रगलिंग फील्ड है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के नहीं आ रही, आपको जाना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी के पास, ऑब्वियस सी बात है। तो वो चीज़ करोगे मिलेगा, मैंने देखा यहाँ पे मिल रहा है आपको। मैं ऐसे भी बच्चे दिखा सकता हूँ जो 10-20 हज़ार में भी टिके हुए हैं, उनके साथ वाले, हाँ, और कलीग मेरे जो हैं वो लाखों में भी कमा रहे हैं, मैं भी ऐसा ही था। तो इस चीज़ में ऐसा नहीं है, आप एक्सप्लोर तो करो, एक ही टाइम मिला आपको एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लोर करोगे तो आपको मिलेगा। तो ये रही, तो इस तरीके से फिर। और रही बात फिर एकेडमिक्स आने की, तो वही पढ़ाने का बहुत शौक रहा, शुरू से लेके बचपन से पढ़ाने का बहुत शौक था, क्योंकि घर का स्टार्टिंग में सुन चुके घर का एटमॉस्फेयर है सर। मेरी मम्मी प्रिंसिपल रही CBSE की 36 ईयर्स, तो वहाँ से जो मिला है, मेरी सिस्टर 20 सोच रहा हूँ मैं तो मेरे घर में मेरी सिस्टर 20 ईयर्स से टीचिंग में, तो वो जो मिला घर में ट्यूशन का माहौल, वो देख के पढ़ाने लिखाने वाला, तो मुझे लगा कि हाँ बच्चों इंटीग्रेट हो अपने आप ही वो होता जाता है। हाँ, और मुझे ऐसा लगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ बच्चों को इजीली। मैंने जो देखा था कि बच्चे समझ लेते मेरी बातों को, तो मैंने कहा क्यों नहीं ट्राई किया जाए एकेडमिक्स में, R&D का एक्सपीरियंस है तो एकेडमिक्स करते हैं। एकेडमिक्स में हो गया और 1 साल अच्छा बीता एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा। किस यूनिवर्सिटी में? सेज यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया मैंने, वहाँ से SIRT कॉलेज में आया भोपाल में, और अच्छा रहा 1 साल, काफ़ी बढ़िया रहा। बट मैंने लास्ट अभी फेब में उसको रिज़ाइन कर दिया है, कुछ मेरे PhD वगैरह के काम आ गए थे, तो उस चक्कर में मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा पॉज लेते हैं, फिर वापस से शुरू करते हैं PhD के बाद। तो जैसे मैं तो मतलब बच्चों का एक रहता है ना कि टीचर से जो अच्छे पढ़ाते हैं उनका एक अटैचमेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी, और आप तो मतलब जैसे वो कि अगर अच्छा टीचर है तो मेरा वो रहता है, एक सामने वाले का डिवोट रहता है कि अच्छे पढ़ा रहे सर तो अपन भी एफर्ट्स लगाओ, और फिर वो टीचर मतलब लीव कर जाए, अपने पर्सनल रीज़न हो सकते हैं या फिर कोई हो सकता है, तो उसमें आपका क्या है? नहीं, वो ऑब्वियस ही बात है। देखिए अगर मैं इस फील्ड में आया हूँ, जो मैंने समझा, पहले तो मैं अपने पैशन की वजह से आया था पढ़ाने, बट फिर इसके बाद जो मैंने 1 साल में जो समझ पाया हूँ मैं कि ये फील्ड बहुत ज़्यादा, मतलब कि बच्चों इतना ज़्यादा पढ़ाई के लिए हो नहीं रहे हैं। मतलब जो मैं इंडिया सोच के आया था कि इंडिया का बेसिक्स बहुत अच्छा है, इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं वो सिस्टम लैग कर रहा है आजकल, जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ। क्योंकि टीचर्स भी, अब वो मुझे नहीं पता टीचर्स में क्या हो गया, बहुत टीचर्स के अंदर देख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि 10%, मैंने मतलब कि खूब एनालिसिस किया बैठ के इसका, कि मुझे ऐसा लगता है 10% टीचर्स इंडिया में ऐसा है जो सिर्फ डेडिकेटेड है पढ़ाई को लेकर या बच्चों को लेकर, बाकी 90% सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं सिर्फ वो, क्योंकि वो उसके रीजंस उनके हो सकते हैं, हो सकता है उनको इतना अच्छा पैसा नहीं मिल रहा,
इस वजह से वो नहीं मेहनत करना चाहते हैं, या वो इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, वो कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, उनको नहीं लगता कि बच्चों को अपग्रेड करना चाहिए या अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी जो मैं आज तक भी देखता हूँ कितने लोग हैं वो पुरानी PPT से पढ़ा रहे हैं आज तक। तो वो चीज़ आप सिस्टम में नहीं, आप मॉडिफाई तो करो, आप बियॉन्ड द सिलेबस चीज़ें तो लेके आओ। नई चीज़ें तो नहीं आ गई हैं, आप नई चीज़ों को नहीं बताओगे तो कैसे होगा। तो मेरा कभी ऐसा नहीं रहा। सिलेबस भी एक तो क्या अपने इसमें टीचर्स का कोई वो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि अपना सिलेबस भी आप देखिए, जैसे CBSE का मैंने केमिस्ट्री का पढ़ा था, अब वो मैंने प्रीवियस से 10 क्वेश्चन पढ़े थे 12th में जो सबके चलते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा था कि पिछले 10 साल का जो 2001 में मेरे उस पे आया क्वेश्चन, वो ही फिर उसके बाद 2003 में आया, फिर उसके बाद 2005 में आया, फिर उसके बाद रिपीट पैटर्न। अगर आप वो क्वेश्चन पढ़ लो तो इजीली आप अच्छी रैंक ला मतलब स्कोर कर सकते हो। बट इसमें सबसे बड़ा लॉस देखो, मुझे ऐसा लगता है टीचर्स का ये लॉस हुआ कि अब बच्चा थोड़ा स्मार्ट हो गया। अब वो आजकल टेक्नोलॉजी वाला बच्चा है, वो इधर उधर से सर्च करके कर लेता है। तो ये चीज़ को ये देखना चाहिए टीचर्स को कि मेरे अंदर कमी है, अगर मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। बच्चा क्यों टेक्नोलॉजी ड्रिवन जा रहा है, क्यों यूट्यूब से पढ़ रहा है? यूट्यूब से ना पढ़े भाई, मैं इतना अच्छा पढ़ाऊँ, उसको यूट्यूब की ज़रूरत ही ना पड़े। यूट्यूब कोविड की वजह से ये लॉस हुआ बहुत बड़ा कि बच्चे यूट्यूब ड्रिवन हो गए हैं, तो उनको लगता है कि इसलिए बच्चों ने कॉलेज आना बंद कर दिया है, या बच्चे टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और ये एक रीज़न है। और टीचर्स भी मैं मानता हूँ इक्वली गलती उनकी भी है कि उन्होंने भी अपने आप को स्किल डेवलप नहीं किया, या उन्होंने इतना ज़्यादा वो इमोशनल कनेक्ट नहीं बनाया बच्चों के साथ। सिस्टम कह सकते हैं आजकल का बच्चा इमोशनल कनेक्ट बहुत मांगता है। आप उसकी प्रॉब्लम समझोगे, आप उसके थ्रू समझने की कोशिश करो बच्चा क्या डिमांड कर रहा है। आप अपनी डिमांड नहीं, आप बच्चों से क्या डिमांड कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट ये एक म्यूचुअल वाला रिलेशनशिप है आपका दोनों को। हाँ, बिजनेस में कंज्यूमर वो रहता है, कंज्यूमर बिहेवियर एक सब्जेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो इस वजह से बच्चा जब वो कनेक्ट लूज कर देता है तो बच्चा फिर कॉलेज आना छोड़ देता है, या आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देता है, या फिर आप भी चाहते नहीं है कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे, या कुछ वो एक आप ना एक हेल्दी स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को बियॉन्ड भी समझो ना। आप स्कूल टाइमिंग से कॉलेज टाइमिंग तक रिलेशनशिप नहीं, उसके बाद भी रिलेशनशिप है आपका, बट वो बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, जो मैंने महसूस किया। जो हाँ तो सर, आपने जैसे अभी आपने बताया कि वो छोड़ दिया है ग्रुप से, आप अभी आप जैसे कोचिंग भी पढ़ा रहे हो? कोचिंग भी करता हूँ मैं पार्ट टाइम में, मतलब कोचिंग शुरू आपकी मतलब दीदी के साथ शुरू कोलैबोरेशन में इंटरनल घर का कोलैबोरेशन चल रहा है, आप देख रहे हो? मतलब ऐसा शौक था घर में कि हाँ मन था कि भाई एक ऐसी कुछ होनी चाहिए जहाँ पे हम लोग एक साथ कर सके। तो दीदी की एक्सपर्टीज़ इंग्लिश की है बहुत, तो वो स्पोकन वगैरह करवाती हैं, और मेरा साइंस और मैथ्स था, तो हमने कहा चलो एक साथ आ जाते हैं। जनरल स्कूल के लिए स्पोकन करवाती थी? नहीं, वो एग्जाम्स वगैरह बाहर के करने हो, हम लोग IELTS वगैरह भी करवाते हैं, ये सब चीज़ें। हाँ करवाते हो। तो ऐसा है, तो फिर लगा था ये चीज़ जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जिस एरिया में, वहाँ पे इतना नहीं था। तो फिर हम लोग, और पास में रहते हैं मैं और दीदी हम लोग घर, तो हम लोग ने एक सेंटर लिया, फिर वहाँ पे पार्ट टाइम शुरू की। मुझे तो लगा मतलब एक घर का रहता है कि घर का वो रहता, आप बताया था पहले आपने कि घर में पढ़ाते होते, तो घर में नहीं आपने अब हमने सेंटर लिया हुआ है, तो सेंटर है थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिले। थोड़ा सा हम लोग का था कि एक पार्ट टाइम में भी एक वैल्यू भी करनी है, हमें इम्पार्ट भी करनी है। ऑफिस ले लो तो एक वो फील आने लगता है वैसे वाला, और बहुत सारे लोग होते हैं कंफर्टेबल नहीं होते। और फिर स्पोकन में आप जब देखते हो तो आप बड़े बड़े बच्चे भी आते हैं काफ़ी, तो वो चीज़ फिर घर का माहौल नहीं अच्छा नहीं लगता। हाँ तो हाँ, क्योंकि MBAs वगैरह के बच्चे बहुत आते थे हमारे, क्योंकि फाइनली उनका स्पोकन डेवलप नहीं हो पाया, मेन कम्युनिकेशन नहीं रहता। तो बस वो इसलिए फिर हम लोग सोचा एक सेंटर रहेगा कॉमन, वहाँ करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक फील आता है वहाँ पे पढ़ने का, फील भी आएगा और सही लगेगा, बैकग्राउंड एक एटमॉस्फेयर भी क्रिएट होता है। और फिर घर का फिर डिस्टर्बेंस नहीं होता उसमें, घर में जो भी हो रहा है घर का अपना लगा है। मम्मी कह रही जाओ बेटा धनिया ले आना, तो साथ में ब्रेड भी आना। सही बात। तो इसलिए फिर हमने किया, वो पार्ट टाइम में किया, अभी पार्ट टाइम चल रहा है हम लोग का, क्योंकि हम लोग दोनों वर्किंग थे पहले, अब तो वो वर्किंग है, बट मैंने अभी छोड़ दिया है, तो इसलिए पूरा भी सेंटर संभाल रहे हो अभी? मतलब कि पार्ट टाइम में संभालते, बाकी मैं PhD पे काम करता हूँ अपना, PhD वाला। बाकी रिसर्च चल रही है आपकी? मतलब रिसर्च कंप्लीट हो गई है, लास्ट का सबमिशन चल रहा है, मेरे लास्ट चैप्टर पे काम कर रहा हूँ, जो थीसिस वाला पार्ट होता है, लिखने वाला राइटिंग पार्ट, वो चल रहा है। तो वो होपफुली इस मंथ तक फिनिश हो जाएगा, फिर देखता हूँ नया कुछ एवेन्यू शुरू करूँगा। बिकॉज एक ये डॉक्टर की जो डिग्री होती है बहुत बड़ी होती है, बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है आपकी, एक वो माइंड में साइकोलॉजिकल इफेक्ट, हाँ रिस्पेक्ट क्रिएट हो जाती है जनरल, मतलब कि डॉक्टर लिखते हो आप तो। और आप अगर इंडिया का सिस्टम देखोगे, आप अगर किसी जॉब का, तो वहाँ पे जो मास्टर्स का प्रोफाइल यहाँ अगर रहेगा तो डॉक्टर प्रोफाइल यहाँ रहता है, तो वो डिफरेंस बहुत रहता है। तो फिर वही सोचा था कि एक डॉक्टर की डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद ही करते हैं। और एक नॉलेज एनहेंसमेंट भी चाहिए था मुझे, एक पॉइंट ऐसा था कि मुझे नॉलेज भी चाहिए थी, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं हो रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेडिसिनल बहुत अच्छा हो गया था मेरा, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी, बट
बेसिक्स नहीं समझ में आते थे मुझे, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है केमिस्ट्री में, क्योंकि बेसिक्स नहीं समझ। जैसे मेरी मतलब मुझे भी केमिस्ट्री पसंद है पर्सनल वे पे, तो केमिस्ट्री में फाउंडेशन अब मुझे याद है कि 9th में मैम ने कहा था कि 20 एलिमेंट्स याद करके आओ पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने 30 तक कर लिए थे, और फिर मुझे पता चला कि पूरे मतलब 200 बच्चों में सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट हैं जो, एक तो टैलेंट के कारण वो अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा था, तो उसको याद हो गए थे, अपने हिसाब से ट्रिक बना के उसने कर लिया था। और मैं था एक मतलब क्यूरियोसिटी में कि चलो 20 से करा 35 वही चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अभी भी नहीं है मतलब ऐसा आप देखोगे तो 20 तक या 10 तक, जैसे मतलब नहीं होता यार, नॉर्मल क्लास में भी आप पूछ लो किसी से, नहीं याद होता। सही बात है, क्योंकि वो उस तरीके से समझाया नहीं गया, बच्चों ने इतना इंटरेस्ट जनरेट नहीं किया गया, बहुत डर गया बच्चा, डर के बच्चों को केमिस्ट्री समझाई नहीं गई थी। फोबिया हो जाता, मैथ का फोबिया रहता है, केमिस्ट्री का भी जो अंडररेटेड है, लेकिन केमिस्ट्री का भी फोबिया रहता कि भाई साइंस में इसलिए नहीं ले रहा कि केमिस्ट्री पढ़ कर लूंगा केमिस्ट्री। सही बात, अपने आप ही। बट आप देखो कि केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स अगर किसी को समझ में आते, बेसिक्स बहुत नहीं पड़ता, मुझे बहुत समझ ईजी नहीं है। आता बच्चे, एक पर्सनल जेन्युइन क्वेश्चन है कि जो रहता है रटने का कि भाई ये याद कर लिया, याद हो गया। मैंने कहा याद क्यों करना, इसमें ये स्ट्रक्चर है, बेंजीन है, एक मतलब एक रिएक्शन रहती है, वही चीज़, क्योंकि उनको बेसिक नहीं पता है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन भी देखो तो उसमें रहता है कि भाई डिहाइड्रेशन मतलब पानी, और डी मतलब रिमूवल, पानी तो रिमूव करना है मॉलिक्यूल, एक वही आपको प्रॉपरली आपको माइंड सेट नहीं किया गया तो आपको समझ में नहीं आता है। तो वो चीज़ मैंने कुछ देखी कि बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। छोटी वाली रिएक्शन आती है डिहाइड्रेशन, फिर उसमें लिख रहा है बेंजीन, फिर उसके बाद एक H2SO4, उसमें पानी हटा रहा है तो उसमें वो चला गया, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है, जो भी रिएक्शन बेस है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। तो बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट मेरा है, फिर वही फोकस समझा। मैंने कहा कि यार मेरा भी पहले इनिशियल पॉइंट मुझे भी बहुत डर लगता था, तो मैंने जब समझा इसको केमिस्ट्री को कि बहुत आसान है, तो ये बाकियों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ये रहेगा कि बच्चे, जैसे आपको बहुत स्टूडेंट, आप टीचिंग बैकग्राउंड से हो, तो बच्चों के लिए आपकी क्या एडवाइस रहती है कि केमिस्ट्री से मतलब फोबिया? वही इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ बच्चों को। मैं आजकल काम भी कर रहा हूँ कुछ कि ये वाला कि किसी तरीके से इनको जो बेसिक्स वाला पार्ट अगर क्लियर कर दिया जाए बच्चों का, तो वो बच्चों का डर हट जाएगा। तो वो जो आगे के पार्ट से घबरा रहा है, वो आगे की चीज़ को देख के डर रहा है बच्चा, बट पीछे के पॉइंट को नहीं समझ पा रहा है। बट अगर पीछे की केमिस्ट्री को समझ लाएगा तो मुझे लगता है फाउंडेशन समझ, तो उसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझाया जाए, बच्चे के लेवल पे जाके कैसे समझाया जाए, अगर वो काम अचीव हो गया ग्राउंड लेवल से, तो वो वाला काम मैं अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरा थोड़ा सा खाली टाइम रहता है क्योंकि जॉब नहीं है, सिर्फ PhD कर रहा हूँ, तो PhD के साथ साथ माइंड में बहुत थॉट प्रोसेस आते रहते हैं, तो उसके लिए वो मैं काम कर रहा हूँ उस पर। होपफुली नए नए वीडियोज़ आएंगे मेरे, देखता हूँ मैं कुछ करूँगा बच्चों के लिए। सर के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मैंने इसीलिए YouTube पे चैनल शुरू किया है, क्योंकि सर मैं आने वाला था कि आपका YouTube चैनल रिसेंटली हुआ, अभी मतलब अभी 1 महीना भी नहीं हुआ मुझे रिसेंटली। प्रमोशन नहीं है, लेकिन कर सकते हैं बच्चे जेन्युइनली, मतलब अगर आप ग्राउंड लेवल से अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो सब उसको कर सकते हो, आप रिलेट कर सकते हो। विजिट पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सर की, और बाकी हैंडल्स भी। आप और कोई हैंडल पे मतलब हो क्या, जैसे लिंक्डइन हो गया? लिंक्डइन पे भी हूँ मैं। ओके, मैं आपके सारे मतलब सोशल मीडिया हैंडल्स उस पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इसका और आगे आप क्या क्या मतलब कर रहे हो उसके साथ, जैसे PhD हो गया, PhD क्रिएशन, हाँ, वो तो अभी आया कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन भी इसीलिए आया क्योंकि जब मैंने जो स्टैटिस्टिक्स निकाले ना कि जो इतना बच्चे 4 से 5 लाख बच्चे, पेंडेमिक में ये था ना कि अपन जो देखें स्टैटिस्टिक आया था कि सबका मतलब जो ग्राफ रहता है वो बहुत ज़्यादा, इंडिया का कंजम्पशन रेट भी बढ़ा था, नेटफ्लिक्स को बूम मिला था, और अभी तो आपने भी उसी फेज में यूज़ किया था कि अभी? नहीं, ये मैंने अभी शुरू किया। मतलब कि इनिशियली देख प्रॉब्लम मुझे लास्ट ईयर तक नहीं पता थी। हम लोग के टाइम पे थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अलग था, क्योंकि प्री कोविड वाला टाइम्स था, तब सिर्फ हम लोग चौक डस्टर बोर्ड वाला चाम से ऑफलाइन मोड पे चलता था। अब ऑनलाइन आने से क्या हुआ है, चीज़ों में बहुत डिफरेंसेस आए हैं, तो बच्चों का एक जो ना पढ़ाई का कॉन्सेंट्रेशन लेवल है बहुत कम हो गया, तो उनको रिटेंशन रेट तो अब जनरली रील्स ने और यूट्यूब शॉर्ट्स ने बहुत गिरा दिया है। बिल्कुल, तो लोगों को उनके अंदर ना कंसंट्रेशन ही वो है। अब आप सोचो 20 मिनट बैठ के बच्चा लेक्चर देख सके, बहुत इम्पॉसिबल है उसको बैठाना। पहले लेक्चर आप देखोगे, मतलब जो पहले एक टीचर थे, उनका मैं नाम तो वो नहीं है याद मुझे, लेकिन उनके लेक्चर फिजिक्स के थे जब मैं JEE की प्रेप कर रहा था। यूट्यूब पे उनके एक डेढ़ घंटे के सब देखता था आराम से बैठ के पूरा, और देखते भी थे। मतलब ऐसा था कि आप देखोगे उनके लेक्चर ऑलमोस्ट 1.5 घंटे टच करके, कभी कभी 2-2 आए। हालांकि मतलब मैं ज़्यादा ओल्ड नहीं हूँ खैर, लेकिन एक प्री कोविड एरा में लेक्चर्स जो थे ज़्यादा अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, लेकिन 1.5 घंटे का लेक्चर, 2 घंटे का लेक्चर
देखते थे, लाख मिलियन व्यूज भी थे, बच्चों का रिटेंशन। अब देखो आप तो 20 मिनट वाले पे भी मतलब है और नहीं देखते, स्लो गिर गया रिटेंशन रेट। वो शॉर्ट्स की और रील्स की दुनिया में वो सोचते हैं कि 30 सेकंड में सब कुछ पता चल जाए। अब वो साल लोग भी क्या करें, उनकी भी गलती नहीं। अब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, आप सोचो अब री ऑप्टिक्स सपोज सामने वाला 20 मिनट में कैसे बताएगा, नहीं बता पाएगा, सही बात है। तो जो भी है खैर, टीचर्स की भी गलती नहीं है इसमें। तो ये मैंने देखा तो कि बच्चों के पास कंटेंट नहीं जा रहा है, बच्चों को नॉलेज ही नहीं एनहेंस हो रही है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि यूट्यूब शुरू करते हैं। यूट्यूब के थ्रू, हाँ, मतलब कि अभी मैं छोटे से क्लस्टर की जगह मैं पूरी जगह इसको और फैला के और बढ़ा स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड होती है तो इसलिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर यहाँ पर फेस कर रहा हूँ मैंने जो देखी, तो प्रॉब्लम हर जगह बच्चा फेस कर रहा होगा ये ऑब्वियसली। अगर एक वो तो ऑडियंस, मास ऑडियंस अगर आप केटर कर पा रहे हो तो, क्योंकि 10% टीचर्स अगर अच्छे हैं तो 10% ही बच्चों को प्रोवाइड कर, बाकी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो उसके लिए बच्चों के पास सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको एक बहुत नॉलेज एनहेंसमेंट की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि नीड भी आज की एडेप्टिव, क्योंकि क्विक चेंज हो रहा है ना, आप जो सिलेबस उठा रहे हो आज का उसमें, और फिर बच्चा गलत कंटेंट पढ़े, इससे अच्छा कि ऐसा कंटेंट मिले उसको जिससे उसको समझ भी आए, उसकी नॉलेज रिलेटेबल लगना चाहिए, मेन जो रहता है सामने। इसलिए मैंने फिर यूट्यूब पे आया, तो ये है मेरा मकसद यूट्यूब चल रहा है। फिर उसके बाद अभी और क्या आपके मतलब अभी और मैं बुक्स वाला काम चल रहा है मेरा। अभी मैंने बुक्स भी लिखी हैं, ऑथर मतलब ऑथरशिप। सर घर वालों की सारी अपेक्षाएं तो हो गई, मतलब आप कैसे फिंगर से काउंट कर सकते हैं, जैसे कि एम फार्म डॉक्टर, एम फार्म में गोल्ड मेडलिस्ट, उसके बाद ऑथर। ये सब चीज़ें देखो टाइम के साथ ही चीज़ें बढ़ती चली गई। जॉब भी सन फार्मा में, मतलब एक पूरा कह सकते हैं अपन एक ऑल परफेक्ट पैकेज पोर्टफोलियो 100% का जा रहा है घर वालों का। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़रूरत है काम करने की मुझे अपने ऊपर, बट प्रिंसिपल है तो रिजल्ट 100% बिल्कुल 100% रेट रहता है घर पे भी। बिल्कुल। तो इंस्पिरेशन भी वही है, पेरेंट्स ही हैं मेरे, मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा, तो इसलिए था। तो फिर ये ऑथरशिप वाली बुक्स वाली आई मेरी बात, तो मैंने कहा कि क्योंकि बुक्स अच्छी नहीं है, रेफरेंस बुक बच्चा पढ़ना, रेफरेंस बुक इतनी मोटी है, बच्चा पढ़ना, बुक ही नहीं पढ़ना चाह रहा पहली बात तो बच्चा। और आप मतलब ये कोई सी भी बुक उठा के, जैसे कि हम लोग के चाहे अभी फार्मेसी की आप ले लो तो KDT हो गई, या फिर KD त्रिपाठी, या फिर आप फिजिक्स की उठाओ तो जैसे अपनी ओसवाल हो गई, 11-12 में ओसवाल चलती थी, तो वो बहुत मोटी, मतलब सामने मैंने खुद नहीं खोली, तो मेरे पास अब बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा बुक से, और उनको चाहिए ऐसा, बच्चों को चाहिए कि कंटेंट अच्छा और छोटे में मिल जाए, जितने में वो एग्जाम लिख के आ जाए, ज़्यादा वैल्यू। तो इसको देखते हुए मेरे एक सर हैं, तो उनके साथ ही मैं कोलैबोरेशन में गया और उनके साथ ही मैंने बुक्स लिखना शुरू किया। और हम लोग का काम रहता है फोकस, सिर्फ हम सिलेबस बेस्ड बुक्स लिखते हैं। अपॉर्चुनिटी कैसे आई आपके पास, मतलब चल गया है कि आपने मतलब खुद ही? नहीं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, वो मेरे जो सर हैं वो यूट्यूबर हैं बहुत बड़े। अच्छा। तो हाँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर हैं यूट्यूब में, बहुत पढ़ाते हैं, पुष्पेन करके हैं, डॉक्टर पुष्पेन। तो उन्होंने पब्लिकेशन हाउस खोला अपना, तो उनके वो मुझे जानते थे अच्छे से कि हाँ अच्छा लड़का है वो, तो मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा बुक लिखते हैं ये वो, तुम बुक लिख के दो मुझे थोड़ी बहुत चैप्टर्स वगैरह। तो फिर उन्होंने मुझे कंटेंट वो दिया कि मतलब कि हाँ ये सिलेबस बेस लिखेंगे, पूरा क्राइटेरिया समझाया मुझे, तब मैंने फिर बुक लिखना शुरू किया और होपफुली 2 बुक्स आ गए। किसी केमिस्ट्री को किसी को डर हो तो मैं सर की बुक का लिंक दे दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली हेल्पफुल रहे। बिल्कुल। और वो हम लोगों ने कंटेंट बेस्ड बुक बनाई है, मतलब कि ज़्यादा नहीं, ज़्यादा जितना रिक्वायर्ड है बच्चे की। देखो एक टाइम पे ही नॉलेज एनहेंस करनी चाहिए। अब B.Pharma के लेवल पे M.Pharma का अगर सिलेबस पढ़ने लग जाओगे ना तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, डर जाता है ना सामने वाला। मुझे आप वो उसका देखो, कोई से बच्चे को अब 9th में आप बेंजीन के स्ट्रक्चर बता दो, उसको बता दो कि घबरा जाएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो वही चीज़ है, तो इसलिए हम लोग सिलेबस वाइज ही बुक बनाते हैं, सेमेस्टर वाइज ही बना रहे हैं। तो अभी मेरी 2 बुक आ चुकी है मार्केट में, तीसरी आने वाली है बहुत जल्दी, होपफुली इस मंथ के अंदर आ जाएगी मेरी तीसरी बुक भी। ऑथर डॉक्टर, वो तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए बहुत काम में आएगी। 4th सेमेस्टर की बुक लिख रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक 4th सेमेस्टर B.Pharma की लिखी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक। अच्छा। तो फाउंडेशन सर ये है कि मेरी तो आपके मतलब ये रहा कि केमिस्ट्री फाउंडेशन तो मुझे पर्सनली मेरी चॉइस थी केमिस्ट्री, बट तुमको पता होगा तुम्हारे जैसे बहुत तुम्हारे यहाँ के बहुत बच्चे जिनको बहुत ज़रूरत है ऐसी बुक्स की, बहुत मतलब अब उनकी गलती नहीं ना, फोबिया हो जाता है। जैसे अब मैं नाम नहीं ले सकता, मेरा फ्रेंड एक ड्रॉप आउट है वो, तो उसको वो कहता भाई मुझे, मतलब उसने पर्सनल कन्वर्स, अब टीचर से नहीं बोलते ना कि भाई मुझे बेंजीन के रिंग से डर लगता, मुझे समझ नहीं आता ये क्या है, इस पे करना क्या है। सही बात है, उनको पता ही नहीं है उसकी। हालांकि वो टैलेंटेड था अपने डिज़ाइन में, उसकी फील्ड में, डिज़ाइन या फिर आर्टिस्टिक बैकग्राउंड में। तो जैसे साहिल शर्मा की बात कर रहा हूँ, मतलब तो उसके मतलब नेचुरल था उसका, कोई ये नहीं था कि उसको कोई वो था कि ज़बरदस्ती घर वालों के फोर्स से। हर कोई पेरेंट्स तो करता है कि इंजीनियरिंग ले लो, डॉक्टर भी, मेडिकल, तो उनके घर वालों ने कहा
लेकिन अब बच्चे को आ ही नहीं रहा है तो वो क्या करेगा वो बेचारा। अच्छा स्ट्रक्चर बेंजीन का बना रहा है, उससे इम्पोर्टेंट थोड़ी ना उसको 4 बनाने, मतलब हाइड्रेशन। सही बात है, उसको रिएक्शन तो करके 4 रिएक्शन लिखनी है, वो एक अच्छे से बना रहा है, उससे कोई मार्क्स थोड़ी ना मिलेंगे। अब तो यही system सब है कि केमिस्ट्री आपका वही है, जब तक आपका बेसिक्स नहीं क्लियर होगा, और मेरा काम यही है सिर्फ बेसिक बच्चों का क्लियर करना, ये अपने इंटरेस्ट जनरेट करना किसी तरीके से। अगर आप इस फील्ड में हैं, केमिस्ट्री वाली फील्ड में, जहाँ भी कहीं आपको ऑर्गेनिक वाला पार्ट आ रहा है, वो चीज़ मुझे क्लियर करनी बच्चों के फाउंडेशन के लिए। तो मेरा आगे का फोकस है, ये आगे का टारगेट कि मुझे बच्चों का कि बच्चों को फोकस करवा के बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ताकि बच्चों को समझ में आए कि हाँ हो क्या रहा है, अगर उनको रहना है केमिस्ट्री में। अदरवाइज तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट अगर वो इस फील्ड में रह रहे हैं और इस फील्ड की नॉलेज ही नहीं है उनको, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर फाउंडेशन नहीं होगी तो आप कैसे ही आगे परस्यू करोगे। तो उसका जैसे मास्टर्स का सब लोग ट्राई करें, आज की जनरेशन में मास्टर्स से एक मतलब वो हो गया, आप ट्रेंड कह लो या फिर जो भी आपके उस पर है, लेकिन एक फॉलो अप आ ही जाता है। डिग्री की रिक्वायरमेंट बैचलर्स में हो जाता है, अच्छे टॉप नॉच कॉलेज से आप बैचलर्स भी लोगे, IIT उससे या फिर पर वगैरह, फिर BHU हो गई, तो एक वैल्यू रहती। लेकिन अब आप कोई उससे Tier 2 के उससे ले रहे हो कॉलेज, तो उसकी वैल्यू फिर मास्टर्स के लिए परस्यू करना ही वो रहता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती नहीं है। सही बात, तो ये है बस। तो सर जैसे आपकी रहा, आप तो टीचर बन गए, लेकिन आपकी मेन इंस्पिरेशन कौन थी? मेन टॉप 3 इंस्पिरेशन कह सकते हैं आपकी, जो टॉप 3 इंस्पिरेशन घर वालों को छोड़ के। देखो सबसे पहले तो घर वाले ही इंस्पिरेशन थी, वो तो और रहते ही है, क्योंकि घर का वही माहौल देखा मैंने। उसके बाद ऐसे इंस्पिरेशन में देखो, मैं जो टॉप 3 मतलब आप नाम गिनवा, मतलब ऐसा कि आप एग्जांपल दे सकते हो कि टॉप 3 आपके। तो एक तो मेरे सर हैं जो डॉक्टर पुष्पेंद्र, वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं हमेशा से, क्योंकि उन्होंने जो बच्चों को समझा, उनका ऑनलाइन आना, यूट्यूब समझाना और ये सब चीज़ें, मतलब कि बच्चों को, हाँ वो बहुत यंग है, बट उन्होंने बच्चों को समझा कि बच्चों को क्या नीड है, और उनकी नीड पे वो जो काम कर रहे हैं, वो आज भी वो इसीलिए काम कर रहे हैं कि बच्चों तक, मैक्सिमम बच्चों तक उनका कंटेंट पहुँचे ईजी वाला, ताकि बच्चा समझ सके। जो बच्चों का डर है इस फील्ड को लेकर, वो फील्ड से हट जाए। आपके मतलब और दूसरी जैसे सर हो गए और सर हैं बस यही, और तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कि हाँ एक मेरे के अंदर पैशन डेवलप हो गया, बट इनिशियल पॉइंट था एकेडमिक में घुसने का पैशन टीचिंग को लेकर, बट वो पैशन कब अब पेरेंट्स और एक सर, हाँ अपना मेन जो उसके बाद पैशन वो अब मेरा अब ज़रूरत में कन्वर्ट हो रहा है कि मुझे पता। तो सर जैसे आपने बताया कि अब पास्ट भी हो गया है, फिर उसके बाद अब आपका प्रेजेंट भी ऑलमोस्ट डन है कि आपने बुक वगैरह लिख लिया, अब थीसिस चल रहा आपका, तो उसके बाद आपके फ्यूचर्स के प्लान क्या है? जैसे एक शॉर्ट वो मतलब गोल्स आपके अचीवेबल क्या है? तो फ्यूचर में देखो, ऑप्शन में तो मेरे पास है कि रिसर्च R&D इंडस्ट्री में भी जाऊँ, मैं रिसर्च वाला भी ओरिएंटेशन की तरफ अपना अलाइन कर सकता हूँ, बट पैशन वही बात है कि पैशन मेरा टीचिंग की तरफ आ रहा है, तो मेरा मन तो हो रहा है कि मैं इसी लाइन को अपना और एक्सप्लोर करूं, और इस पर क्या क्या चीज़ें और ऐड ऑन करवा सकता हूं कि जो बच्चों का जो बी फार्मा, जो अंडर ग्रेड के लेवल पे इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है बच्चों का, वो इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ाना है। मेरा मेन फोकस उस पर ही है कि कैसे कॉलेजेस के साथ अपने आप को कोलैबोरेट करूँ या क्या करूँ कि जिससे बच्चा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। हाँ, प्रेजेंट वाला अटेंशन रेट, अटेंशन, हाँ मतलब समझने का, सीखने का, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं समझने का इस फील्ड में, पर्टिकुलरली मैं अगर फार्मेसी की बात करूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियस ही बात है फार्मेसी के बच्चों को ज़्यादा डील करूँगा, तो हाँ, उनका एक्सपर्टीज उसमें, हाँ, तो वो कैसे रहे, तो उससे कैसे एनहेंस करके उनके करियर को कैसे बिल्डअप किया जाए। जो बच्चा एक मतलब कि ना एक बहुत ही डेड एंड टनल पे है, उसको आगे दिख ही नहीं रहा कि हो क्या रहा है, तो उसको जो वो क्लैरिटी देना पिक्चर, हाँ कि कुछ गोल समझ में आए क्या है, तो इस पर मेन ज़्यादा फोकस है। सामने वाला कैसे हो, बिल्कुल चीज़ों को ज़्यादा डीमोटिवेट ना करके, डिमोरलाइज करके, क्या जो हमारे पास 4-5 ही, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे ऑप्शन नहीं है हमारे पास, मेरे पास 2-3 ही ऑप्शन है, उन 2-3 ऑप्शंस को कैसे अपने अकॉर्डिंग बनाया जाए, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। सही बात है। इसमें तो मैं आपके साथ में हूँ पूरा, मतलब ये है कि आपको कोई भी अगर मेरे एंड से हेल्प लगे तो मेरा पूरा वो सपोर्ट रहेगा। लेकिन ये है कि ये सॉल्यूशन एक उसी की नहीं है, केमिस्ट्री को भी आप ले तो स्कूल लेवल से प्रॉब्लम चलती आ रही है कि केमिस्ट्री को आप ऐसा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा मैथ्स जैसे समझना, मतलब कि हाँ वो लोग डर के समझना चाहते हैं उसको, तो वही चीज़ है। उनको मैं अगर वीडियोस में देखो, मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करता हूँ कि बहुत ईजी है केमिस्ट्री, उसको आपको समझना कैसे केमिस्ट्री में कि आप कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उसको आप थोड़ा सा ना पिक्चराइज में बच्चों को बताओगे ना। सर ने मुझे पढ़ाया था 11th में, नहीं मतलब 11th-12th की बेसिक उन्होंने बताया था कि मेन जैसे रियल लाइफ में करेंसी मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको ऐसे मैं बिल्कुल, हाँ मैंने जब भी बताता हूँ वीडियोस में तो यही बताता हूँ, अभी तक स्टे है, हाँ ऐसा कह सकते हैं अपन, तो वही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर बच्चा समझ जाए तो बस वही, तो फिर पूरी केमिस्ट्री समझ में आती है, तो वो चीज़
है, फोकस आ रही है। हायर लेवल की केमिस्ट्री नहीं, लेकिन बेसिक में ये है कि बॉन्ड कहाँ बन रहा है, अपन कह सकते हैं ऐसा प्रॉब्लम नहीं, मतलब मैथ्स भी एक प्रॉब्लम नहीं है, केमिस्ट्री एक प्रॉब्लम, लेकिन बच्चा कैसे उसे डील कर रहा है, सामने टीचर कैसे डील कर रहा है, उस पर अपन कह सकते हैं। तो इसी के साथ अब अपन एंड की ओर हो रहा है, एंड की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें सर ऐसा है कि ये सिग्नेचर क्वेश्चन है इसका, जैसे नाम है इसका स्टोरी अनस्क्रिप्टेड। तो इसमें अब स्टोरी कैसे होती है, हाउ, व्हाट और वाई, तो मैंने इसका नाम रखा है 5 क्वेश्चन वाई, या फिर हाउ व्हाट भी कह सकते हैं। तो क्यों, किस लिए, किस वजह से। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। इसमें बेसिक इसका कंटेंट ये है कि 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें पर्सन के रिलेटेड रहते हैं, लेकिन वाई से रिलेटेड की एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है सामने वाले के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन, इसमें आपको आंसर ऐसे देना है कि वैल्यू मेन रहेगी, मेन मोटिव आंसर की लेंथ पे नहीं है, जितना क्रिस्प रख सके, जैसे रिटेंशन रेट के लिए मतलब सामने वाले को जल्दी ग्रेस्प हो सके। करेक्ट। रिटेंशन रेट मतलब सामने वाले का आंसर क्विक हो और क्रिस्प हो, और वैल्यू मोस्ट आप निकाल सको, बाकी आप टाइम ले सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Why anyone choose to become a teacher as per your perspective? जी, तो मेरा पर्सपेक्टिव कहता है कि भाई देखो, टीचिंग एक बहुत पैशनेट प्रोफेशन है। आपको जब तक एक इंटरकनेक्शन नहीं मिल रहा है बच्चों के साथ, आप बॉन्ड नहीं बना सकते, आपको टीचिंग का एक कम्युनिकेशन, हाँ, एक मेन है, एक सेटअप करना बहुत ज़रूरी है, एक रिलेशनशिप। और जब तक आपके अंदर खुद सीखने की चाह नहीं होगी, आजकल टीचर सीख नहीं रहा है। सर इसका मतलब ये कि क्वेश्चन वाई, क्यों बनना चाहिए, क्यों बने वो टीचर। इफ़ उसके पास पैशन, इफ़ ही हैज़ अ पैशन टू टीच अदर्स, उसको समझाना है, उसको अपग्रेड करना है नॉलेज को, बच्चों की लेके खुद भी सीखना है, तो उसको टीचर बनना चाहिए। गिव रिस्पेक्ट वही वाला होता है कि गिव नॉलेज और टेक नॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो वही चीज़ है कि अगर आप खुद सीखना चाहते हैं कुछ चीज़ों को और दूसरों तक उस बात को, नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं, तो वो चीज़ है, तो टीचर बनना। अगर ये वाली फीलिंग आपके अंदर है तो आपको टीचर जरूर बनना चाहिए। मतलब खुद से ही समझ में आना, आपकी गट वाइब है कि आप उसमें आ रहा है, तो आप टीचर्स परस्यू करें। बिल्कुल। बाकी उसके बाद चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई यू चूज्ड टू बी अ टीचर। इसका भी आंसर मेरे पहले ही आंसर से मिल जाएगा, क्योंकि हाँ आपने दे चुके ऑलरेडी, लेकिन पैशन, हाँ बस, क्योंकि पैशन था पढ़ाने का, मुझे अपग्रेड करना था। जो मुझे समझ में आया कि आई वांट टू मेक अदर्स लर्न। जो मेरी नॉलेज है, देखो नॉलेज कभी ख़त्म नहीं हो रही है मेरी, वो मेरी बढ़ी रही है, पढ़ाने से भी बढ़ रही है और खुद पढ़ने से भी। तो मैंने कहा कि भाई पढ़ा के इसको और बढ़ाया जाए, और मेरे कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं पढ़ाकर, मुझे खुद को पता है। तो जब तक आप खुद नहीं पढ़ाओगे आप, तब तक आपको समझ में नहीं आता क्या कोई कॉन्सेप्ट वाले का डाउट क्लियर कर दो, तो अपने आप क्या डाउट क्लियर ऐड वैल्यू। और वो पैशन, मेरे पास 2 ऑप्शन है, R&D वर्सेस टीचिंग, एकेडमिक्स वर्सेस इंडस्ट्री, ओरिएंटेशन टीचिंग। हाँ, तो मेरा ओरिएंटेशन, क्योंकि पैशन मेरा टीचिंग है, कंफर्ट जोन मेरा टीचिंग है, मेरे को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है पढ़ाकर, तो वो चीज़ है, इसलिए मैं हूँ इस प्रोफेशन में। चलिए बढ़िया है। इसके बाद चलिए तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाउ यू रिसेंटली जॉइंड कंटेंट क्रिएशन और एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो ये मतलब शॉर्ट जर्नी तो है नहीं, लॉन्ग जर्नी है, मतलब धीरे धीरे आप बिल्ड करते हो, एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो आप। तो इसको लेकर आपका क्या टेक है कि आप एक एज अ टीचर, आपका मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है? पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यही है कि जब मैंने देखा कि हाँ भाई बच्चों के पास ये नॉलेज, जो कॉन्सेप्ट है वो पहुंच नहीं रहे हैं, या उनको एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, या समझ नहीं पा रहे हैं, वो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ चीज़ नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक छोटी पब्लिक से वाइडर पब्लिक के पास शेयर किया जाए। इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया कि कंटेंट क्रिएशन, आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, आजकल का बच्चा जो है वो मतलब वो बुक से पहले फ़ोन, हाँ वो फ़ोन पे पहले सर्च, बुक में ढूंढने की बजाय पहले सबसे पहले फ़ोन पे सर्च करता है, कुछ गूगल कर लेता है। तो क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और बच्चों को, जिससे बच्चों की नॉलेज बढ़े। मेरा तो टेक ओरिएंटेशन ज़्यादा, मतलब एक पहले के उसमें प्री पेंडेमिक और पोस्ट पेंडेमिक, बिल्कुल तो एक बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन बढ़ गया है। और बुक्स के अलावा कोई आपको बोल के समझा रहा है, ये एक नॉन फैक्ट है। टीचर की पढ़ाई बच्चों को इसलिए समझ में आती थी क्योंकि टीचर बोल के समझाता था, इसलिए क्लासरूम लर्निंग हमेशा एफिशिएंट रहती है, इफेक्टिव रहती है। तो आपको कोई बोल के कुछ भी समझाएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आता है अगर आप उसको पढ़ रहे हैं खुद से। स्टोरी टेलिंग से ही तो अपना मतलब जो अपन विकास कह सकते हैं। तो यही मैंने सोचा कि क्यों ना ये स्टोरी टेलिंग को थोड़ा और ब्रॉडर, वाइडर पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे आया। इसी की चलिए, इसका भी बहुत मतलब आपने स्वीट क्रिस्प आंसर दिया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन की और सेकंड लास्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है मनी रिलेटेड कि इफ़ आप जानते हो कि आजकल मतलब मनी बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है, लेकिन एक
मिडिल क्लास फैमिली के लिए मतलब पेरेंट्स ये सजेस्ट करते हैं कि पहले स्टेबलाइज इनकम हो। तो इफ़ मनी अर्निंग इज़ फाइनल गोल, तो वाई एनीवन शुड फॉलो योर मतलब एज अ प्रोफेशनल करियर, जैसे आप प्रोफेशनल करियर वो कर रहे हो। आजकल बहुत सारे करियर हैं, मतलब इन्फ्लुएंसर, बिल्कुल बिल्कुल, उसका कंटेंट क्रिएशन हो गया, फिर उसके बाद यूट्यूबर हो गया फिर उसके बाद जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग, बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, या फिर कोडिंग हो गया, आपका खुद का डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, बूमिंग मतलब जो भी चल रहा है। तो क्यों मतलब प्रोफेशनल पाथ खोले वो आपके हिसाब से? जैसे मनी इन दी एंड मनी कमाना ही सामने वाले का, अगर मिडिल क्लास फैमिली का एक वो रहता है एम, वो रहता है स्टेबिलिटी अर्न कर लो, तो उसके बाद आपको जो करना है कर लो। तो इसमें मैं जो समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन में, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कि देखो एक सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ होती है। देखो अर्निंग मनी वाला, ये जो तुमने जितने भी प्रोफेशन बताए हैं, ये बच्चा जो भी करेगा वो अपनी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अपने आप को, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है। ये चीज़ें सीखता है क्योंकि उसको इसमें इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, तो इस वजह से कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपके पैशन से रिलेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर पैसा भी आ जाता है, और एक होता है कि नहीं पैसा कमाना है, अब पैसा कमा रहे हैं आप, बट आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है वहाँ पे, जॉब सेटिस्फैक्शन, आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप मत 9 to 5 जॉब करके रह गए हो या वो करके रह गए हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें, हाँ, मेन जो इंडियन पैसे एक एज के बाद आपका, जैसे आपका टेक मतलब एक कि पैसा एक एज के बाद वो मैटर नहीं करता, आपका सेटिस्फेक्शन कि आपने बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल का अगर माइंडसेट पढ़ोगे कि 45 ईयर्स के बाद कोई भी जॉब नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मेरा एक बिजनेस हो या मेरा खुद का एक अपना सेटअप हो। आपने एक मतलब मैंने बुक में पढ़ा था, अच्छी मतलब एक ही गाय का था या मुझे उसका नहीं पता, कि आप अगर पाथवे मतलब वेन डायग्राम था कि आप अपने पैशन, इंटरेस्ट और उसके वे टू अर्न को एक वो कर लोगे तो एक इंटीग्रेट, मतलब एक जिधर पे वो क्रॉस कनेक्ट हो रहा है या फिर लाए कर रहा है, दोनों जगह लाए कर रहा है, तो आप ज़्यादा उसको फॉलो कर सकते हो, ज़्यादा टेन्योर तक या ज़्यादा, और आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है और आपके, हाँ तो वही चीज़ है। तो इसीलिए मैं इस फील्ड में मतलब कि इसीलिए घुसा हूँ क्योंकि देखो पैसा तो है ही, खैर पैसा भी रहेगा, ऑब्वियस ही बात है। आप एकेडमिक वर्सेस इंडस्ट्री देखोगे तो एकेडमिक्स में पैसा कम रहता है। मैंने कम पैसा इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि मुझे पैशन को अपने ज़्यादा काम करना है, मेन सेटिस्फेक्शन ओवर, मतलब कि आप जो कर रहे हो सैलरी ओवर सेटिस्फेक्शन। हाँ, तो ये वाला है। तो सर अपन बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे मैंने इसका नाम रखा स्टोरी अनस्क्रिप्टेड, तो उसका पार्ट है स्टोरी। तो एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी जनरल की, कह सकते हैं हर एक पर्सन की एक स्टोरी होती है जो हर कोई सुनना नहीं चाहता, या फिर मतलब कह सकते हैं कि सुनाना नहीं चाहता। अपना बाप है कि अब घर घर जाके अब बताओगे नहीं कि मेरी स्टोरी ये है। अब स्टीव जॉब्स की हर कोई स्टोरी पढ़ लेता है, लेकिन वो बहुत बड़े मतलब एक लेगेसी बिल्ड करके गए, लेकिन हर एक पर्सन की एक स्टोरी होती है अपने आप में, एक वो पूरी वो रहता है, तो उसको रिवील करना अनस्क्रिप्टेड फॉर्मेट में। तो एक लास्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि योर स्टोरी ऑन योर पर्सपेक्टिव इन 5 to 7 वर्ड्स। तो मैं इसमें देखो 5-6 वर्ड्स तो खैर बहुत कम पड़ जाते कभी भी किसी की स्टोरी को, स्टोरी मतलब, बट मैंने जो सीखा है वो मैं बता सकता हूँ कि अपनी लाइफ से मैंने जो सीख पाया हूँ, जो मेरी स्टोरी किस पे बिल्ड हो रही है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। शॉर्टकट्स है ही नहीं लाइफ में। आप जितना करो अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ करोगे। और जो मैंने किया है, मैंने जितने भी शॉर्टकट्स वाला में जो आजकल की लाइफ है, मैं आज के बच्चों को भी यही बोलना चाहूँगा कि शॉर्टकट्स होते हैं, हाँ, शॉर्टकट्स करने की ट्राई मत करना। शॉर्टकट्स बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, शॉर्टकट्स आर शॉर्ट लिव्ड। हाँ, अभी तो बहुत मज़ा देंगे, बट बाद में आपके अगर लाइफ के गोल्स होंगे आपके, तो उसमें आपको सेट नहीं बैठते हैं वो। तो वही चीज़ मैंने सीखी, जो भी करो आप ऐसी काम करो, चाहे मेरी बुक पब्लिकेशन हो या मेरा यूट्यूब, ये सब शॉर्टकट्स नहीं है, ये सब लॉन्ग लिव्ड हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हमेशा मेरा नाम रहे, या ऐसे काम करूँ जो दूसरों के काम पे आए। तो वही है, डूइंग फॉर अदर्स वाला काम चल रहा है मेरा, कि ऐसे ऐड हो रही है और सामने वाले को मेरी नॉलेज तो नहीं, बट मैं दूसरों का, अगर मेरी वजह से किसी एक बच्चे का भी फ्यूचर बन रहा है तो वो मेरा वो है, अचीवमेंट है, वो है अचीवमेंट रहता है, ये रहता है, अर्निंग उनकी ये रहती है। तो मेरा भी यही है कि नो शॉर्टकट्स, और जो करो लॉन्ग लिव्ड हो, ऐसा काम करो कि जो लॉन्ग टर्म में आपको लोग याद रखें हमेशा, वही है। तो इसमें अपन ये कह सकते हैं कि एक लर्निंग इससे आई कि मतलब शॉर्टकट्स आर शॉर्ट लिव्ड, ये मेरा है, शॉर्टकट्स आर शॉर्ट लिव्ड, टैगलाइन कह सकते हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी आपके जैसे कि आप टीचर हो, तो एक मोस्ट जेन्युइन क्वेश्चन या फिर एक मेरे साइड से क्वेश्चन ये है कि बच्चों के लिए जैसे उनको दिक्कत आ रही केमिस्ट्री में, तो आपका क्या वो रहेगा, मतलब
मेरा यही है, मतलब आपके हिसाब से एडवाइसेस जो शॉर्ट एडवाइसेस मतलब कि जो लॉन्ग टर्म तक उनको हेल्प करें। वही मैं कहूँगा कि देखिए वही क्वेश्चन है कि शॉर्टकट्स में मत जाना कभी भी। जो भी क्वेश्चन हो, कभी भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आप बेसिक से शुरू करोगे अगर आप, तो किसी भी चीज़ में, आपसे केमिस्ट्री नहीं, आपके लाइफ के किसी भी चीज़ में जा रहे हो, आप अगर उसके बेसिक से फाउंडेशन से शुरू कर रहे हो तो वो आपका हमेशा लॉन्ग लिव रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आप दूसरी चीज़ें खुद पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ। मेरा तो ये रहता है कि आपको जो चीज़ आ रही है आपके भले आपके अगर को पार्टनर को नहीं आ रहा है उसको समझाइए, उसको कराइए, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप दूसरों को एनहांस करेंगे। नॉलेज गिविंग इज नॉलेज शेयरिंग, वही नॉलेज शेयरिंग वाला आपकी एनहांसमेंट वाली बात है जो अपन ने पहले बात करी थी कि गिव नॉलेज एंड टेक नॉलेज। हाँ, मतलब तो वही वाली होती है ये म्यूचुअल वाला है, इसमें कभी किसी का लॉस होता नहीं, इस फील्ड में किसी का भी कोई लॉस नहीं होने वाला। जितना पढ़ोगे उतना, हाँ, तो हमेशा पढ़ाओ करो और